नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। प्रीवियस वीडियो में हमने वापसी कहानी का सारांश और उसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो पढ़े थे। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पाठ में जितने भी जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो या पाठ से, तो उनको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन किस प्रकार सफल कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है, संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है क्योंकि सफलतापूर्वक 35 वर्ष तक रेलवे की नौकरी करने के पश्चात सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए ये जीवन सफल जीवन ही माना जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन दुखी था। यानी कि रिटायर्ड होने के बाद जब वो घर गए तो उनका मन दुखी क्यों था? तो इसका सही उत्तर है, घर जाकर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना से गजाधर बाबू का मन बहुत खुश था, परंतु 35 वर्ष तक रेलवे के क्वार्टर में रहते हुए वहाँ के परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से सदैव के लिए नाता टूटने तथा सामान हट जाने से क्वार्टर की क्रूरता को देखकर उनका मन एक विचित्र विषाद यानी कि दुख में हो गया, या विचित्र विषाद या दुख का अनुभव कर रहा था। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, अमर को अपने पिताजी से क्या शिकायत थी? जो गजाधर बाबू का बड़ा बेटा था तो उसको अपने पिता से क्या शिकायत थी? तो इसका हमें उत्तर लिखना है। अमर को अपने पिताजी से बहुत शिकायतें थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा समझते हैं और बेमौके टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है। अमर को हर चीज़ में पिताजी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। कहता था, बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहो। अगला प्रश्न है, बसंती गजाधर बाबू के किस कथन से रूठ गई? बसंती गजाधर बाबू के किस कथन से रूठ गई? तो इसका हमें उत्तर लिखना है, कपड़े बदलकर शाम को जब बसंती पड़ोस में शीला के घर जा रही थी तब गजाधर बाबू ने उसे कड़े स्वर में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। तो इस कथन से बसंती रूठ गई, यानी कि अपने पिता से नाराज़ हो गई। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी और क्यों? तो इसका सही उत्तर है, गजाधर बाबू ने सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी बहू को और शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी बसंती को सौंपी, क्योंकि उनकी पत्नी बूढ़ी हो चली थी तथा उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची थी, वह अकेले पूरे घर का काम कर सके। साथ ही गजाधर बाबू को लड़की का बाहर जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह उसे कार्य में व्यस्त रखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में गजाधर बाबू का अस्तित्व उनके परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि गजाधर बाबू जो हैं वह परिवार का मुख्य हिस्सा क्यों नहीं बन पाए, स्पष्ट कीजिए। तो इसका हमें विस्तार लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, गजाधर बाबू निम्न मध्यम वर्गीय परिवार समाज के नौकरी पेशा पात्र हैं। कैसे हैं? निम्न यानी कि छोटे मध्यम वर्गीय समाज के नौकरी पेशा पात्र हैं, जिन्होंने घर परिवार से दूर अकेले रहकर 35 वर्ष इस प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिए कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अपने परिवार के साथ रहेंगे, और उसी आशा तथा सुखद कल्पना के साथ वह घर को लौटते हैं।
परिवार में आने पर उनका कोई गर्मजोशी से स्वागत नहीं करता है, बल्कि उनको एक बंधन के रूप में माना जाने लगता है। मतलब परिवार के जो लोग हैं उनके रहने से सब लोग ये समझते हैं कि अब हम लोगों के ऊपर बंधन लग गया है। वे घर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। कौन? गजाधर बाबू जो है पूरे घर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। सबके मध्य बैठकर 35 वर्षों के एकांत जीवन को विस्मृत करना चाहते हैं, लेकिन सबके मध्य वह और भी एकाकी हो जाते हैं। पत्नी अचार दाल चीनी में व्यस्त है। बच्चे अपने अपने व्यक्तिगत आनंद में व्यस्त हैं। उनके रहने का स्थान भंडार घर की चारपाई है। पत्नी शिकायत करती है पर उसमें सहानुभूति नहीं होती है। बड़ा बेटा उनके आने पर अपनी गृहस्थी अलग बसाने की मांग करने लगता है। उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार अपनी तरह से जीने का आदी हो जाता है। यानी कि जब गजाधर बाबू अपनी नौकरी पर थे, ड्यूटी पर थे, तो उस समय उनके परिवार के जो लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अब गजाधर बाबू का हस्तक्षेप उन सभी को पसंद नहीं आ रहा है कि गजाधर बाबू घर में किसी को कुछ कहते हैं या किसी से काम के लिए कहते हैं या किसी को रोक टोक करते हैं तो किसी को भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि पुत्री भी पिता से सहमत नहीं है। उस परिवार के लिए अब गजाधर बाबू केवल आर्थिक आधार भर हैं। यानी कि जो परिवार है गजाधर बाबू का, तो वह परिवार के लोग उन्हें सिर्फ पैसे कमाने और घर चलाने के तक ही सीमित रखते हैं। उन्हें अपने घर परिवार का अभिन्न अंग नहीं मानते। इन सब घटनाओं के कारण ही गजाधर बाबू का अस्तित्व उनके परिवार का हिस्सा न बन सका, जो आधुनिक युग का समाज को सटीक उपादान है। यानी कि आधुनिक युग में आज के समय में यह कहानी जो है बिल्कुल ही सही बैठती है। वर्तमान में इसी प्रकार की हमें परिवार में सुनने को मिलता है, इसी प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ है। इस कथन को पाठ के आधार पर समझाइए। वह जीवन अब उन्हें खोई निधि सा प्रतीत होता है। कौन सा जीवन? गजाधर बाबू का जो जीवन है वह 35 वर्ष नौकरी में रहे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो जीवन है वो एक अमूल्य निधि, यानी कि ऐसा धन है जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह उन्होंने खो दिया है। तो हमें इसका पाठ के आधार पर हमें इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में 35 वर्ष व्यतीत करने के बाद गजाधर बाबू घर लौटते हैं तथा सोचते हैं कि परिवार के साथ रहकर वह सुखी व संतोषी जीवन बिताएगा, पर उन्होंने पाया कि परिवार में उनका अस्तित्व मात्र धनोपार्जन तक ही सीमित है। यानी कि जो परिवार के लोग थे तो उन्हें सिर्फ तभी वहीं तक मानते थे कि जो घर के पिता हैं वो धन कमा करके घर की व्यवस्थाओं को चलाएं और घर के खर्चे चलाएं, वहीं तक घर के लोगों ने उन्हें सीमित रखा। तो उन्हें अपनी रेलवे की नौकरी के साथ बिताया समय याद आया। वह बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर, निश्चिंत जीवन, गाड़ियों के आने पर स्टेशन की चहल पहल, रेल की पहियों की खटखट आवाज़, सेठ राम जीमल के मिल के लोग, नौकरी का वह समय उन्हें खोई हुई निधि के समान लगा। दूसरी ओर जब वह नौकरी पर थे तो घर की सुखद कल्पनाएं थीं। पत्नी का कोमल स्पर्श, उसकी मनमोहक मुस्कान, बच्चों के मनोविनोद आदि को पाने के लिए कल्पनाएं थीं। उन्हें धनवान बना देती थीं, पर घर लौटने पर उन्हें इन सब के स्थान पर उपेक्षा मिली। क्यों? क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, पत्नी भी वृद्धावस्था में पहुंच गए थे। इसलिए उन्हें घर आने के काफ़ी समय बाद जब वो घर लौटे तो उन्हें उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। घर में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। सब उनसे बचना चाहते थे। दोनों ही स्थितियों में उन्हें अपना जीवन एक खोई हुई निधि के समान लगने लगा। उन्हें लगा कि वह जिंदगी के द्वारा ठगे गए हैं।
जो कुछ भी उन्होंने चाहा वह उन्हें नहीं मिला। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के घर जाने से पहले उनके घर की क्या स्थिति थी? तो इसका सही उत्तर है, गजाधर बाबू के घर जाने से पहले उनका बेटा अमर घर का मालिक था। बहू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था। अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। पड़ोस में शीला के घर देर देर तक रहना बसंती की आदत थी। बहू कुछ कामकाज करती ही नहीं थी। सास सारे दिन काम में लगी रहती थी। छोटा बेटा नरेंद्र अपने ही ढंग से जीवन जी रहा था। बाजार का सारा काम नौकर करता था। उनके घर का रहन सहन और खर्च हैसियत से कहीं ज़्यादा था। घर की संपूर्ण स्थिति में धन देने के अतिरिक्त गजाधर बाबू का कोई स्थान नहीं था। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। तो वापसी कहानी जो है तो उसका शीर्षक है, उस शीर्षक के आधार पर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो इसका उत्तर होगा, लेखिका उषा प्रेमवदा ने प्रस्तुत कहानी का शीर्षक वापसी सटीक ही रखा है। इसके दो आधार हैं। क्या इसमें बताया है कि जो लेखिका है, कवियत्री है उषा प्रेमवदा, जो इस कहानी की लेखिका है, ने प्रस्तुत कहानी का शीर्षक यानी कि कहानी का जो नाम है उन्होंने क्या रखा, वापसी, जो कि सटीक है, मतलब सही बैठता है। इसके दो आधार हैं। पहला आधार है, गजाधर बाबू 35 वर्ष रेलवे क्वार्टर में अकेले रहकर अनेक आत्मीय आशाओं को लेकर वापस घर आते हैं, जो केवल मृग मारीचिकाएं ही सिद्ध होती हैं। यहाँ वापसी एक व्यंग एवं दुखांत घटना बन जाती है। इस वापसी में सुख में दुख था। तो यहाँ पर लेखिका ने क्या बताया है कि 35 वर्ष रेलवे क्वार्टर में रहकर अनेक आत्मीय आशाओं को लेकर जब वो घर वापस आते हैं, यानी कि जो मीठी उनकी कल्पनाएं थीं, जो उनकी सोच थी कि घर में जाएंगे और घर परिवार के सदस्यों के बीच रह कर के वह अपना जीवन फिर से आनंदमयी ढंग से बिताएंगे, तो उनकी जो आशाएं थी वो कैसी हो गई, मृग मारीचिकाएं हो गई। मृग मारीचिकाएं का मतलब होता है कि ऐसा कहते हैं कि हिरण को जो दिखाई देता है, जो हम कल्पना करते हैं, उसके जस्ट विपरीत हमें जो दिखाई दे तो वह उसे हम मृग मारीचिका ही कहेंगे। यहाँ वापसी एक व्यंग व दुखांत घटना बन जाती है। इस वापसी में सुख में दुख है, यानी कि जो उन्होंने कल्पनाएं की थी, जो सोचा था, उसके जस्ट विपरीत या उसके बिल्कुल ही विपरीत अपोजिट उन्हें घर परिवार का माहौल मिला। दूसरा आधार है, परिवार में रहने पर भी गजाधर बाबू अपरिचित व मेहमान के अस्थायी रूप में रहते हैं। उनका जीवन भार बन जाता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनकी उपेक्षा करती है। देखो, दो शब्द आते हैं, एक है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है कि किसी से उम्मीद रखना, किसी भी वस्तु चीज़ या किसी कार्य की। और उपेक्षा का मतलब होता है उसको नकारना या निगलेक्ट करना। तो उनकी पत्नी भी उनकी उपेक्षा करती है, आत्मीयता का पूर्ण अभाव दिखाती है। उस समय सेठ रामजी मल की नौकरी के लिए चीनी मिल में लौट जाना भी वापसी है। यह वापसी की सच्चाई तथा बुढ़ापे की यथार्थता को प्रकट करती है। इस वापसी में दुख में सुख था। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि कहानी का शीर्षक वापसी उचित है। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू ने पत्नी के स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन देखे? तो इसका सही उत्तर है, पहले पत्नी 2-2 बजे तक आग जलाए बैठी रहती थी। गजाधर बाबू के आते ही रसोई की ओर दौड़ती और गर्म खाना बना कर देती थी। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह पूजा घर से देर से निकलती है और रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगती है। उधर गजाधर बाबू चाय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रेमपूर्ण वार्तालाप के बदले अब वह हर समय शिकायत करती है, जिनमें आत्मीयता व सहानुभूति का पूर्ण अभाव
होता है। पत्नी का कोमल स्पर्श, सुंदरता, मनोविनोद आदि कटाक्ष वाणी में बदल गए हैं। जिस नारी का सर्वस्व पति है वह केवल भोजन की थाली सामने रखकर सारे कर्तव्यों की छुट्टी पा जाती है। पति पत्नी के बीच का केंद्र नहीं है। उसकी दुनिया जो है घी, चीनी, अचार के डिब्बे हैं। गजाधर बाबू के बोलने पर वह उन्हें ना बोलने के लिए टोक देती है। पति के बजाय बच्चों की त्रुटि पर भी बच्चों का पक्ष लेती है और पति की उपेक्षा व अपमान करती है। बात बात पर झुंझला उठती है। पति के साथ नौकरी पर जाने के लिए मना कर देती है। पत्नी के इन परिवर्तनों को देखकर गजाधर बाबू जो है हताश हो उठते हैं तथा चीनी मिल में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अरे नरेंद्र बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नरेंद्र बाबू जी की चारपाई कमरे से निकाल दे। तो इसका सही उत्तर होगा, घर में अपने अस्तित्व के नकारे जाने के दुख से दुखी होकर गजाधर बाबू पुराने शहर की एक चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। उनके साथ ही उनका सामान भी चला जाता है। उनके अस्तित्व का बोध कराने वाली चारपाई घर पर ही रह जाती है। उस चारपाई को देखकर उनकी पत्नी उसे भी हटाने का आदेश देती है, क्योंकि उनके अस्तित्व का अनुभव होने पर उन सबको घर में विघटन, क्लेश, अव्यवस्था, असम्मान की भावना पनपने लगती है। पत्नी पूर्ण रूपेण गृहस्थी को समर्पित हो गई है। गृहस्थी के अतिरिक्त उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेखिका ने इन शब्दों द्वारा मनोविज्ञान के सूक्ष्म तंतुओं का ज्ञान होता है। मनुष्य ऐसी परिवर्तन की स्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है जिसके कारण उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। गजाधर बाबू उस परिवार के लिए मात्र आर्थिक आधार हैं। परिवार के प्रति उनका कोई संवेदनात्मक रिश्ता नहीं है। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू द्वारा चीनी मिल में नौकरी पर क्यों चले गए। तो इसका हमें उत्तर लिखना है। वही है, जितना अभी तक हम जो प्रश्नोत्तर पढ़ाए हों उसका सार ही हमें यहाँ पर लिखना है कि गजाधर बाबू ने घर वापसी पर पहले ही दिन देखा कि जिस अकेलेपन को वह परिवार के साथ दूर करने की सोच कर आए थे, उसी परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। पत्नी भी पति को चाय नाश्ता न देकर अपनी शिकायतें करने लगती है। गजाधर बाबू बेटी को शाम के समय पड़ोस में जाने के लिए मना करते हैं और शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। बहू को सास के साथ काम में हाथ बटाने के लिए कहते हैं। आय कम होने के कारण खर्चा कम करने के उद्देश्य से नौकर का हिसाब कर देते हैं। इन सब बातों से पुत्री, बहू व पुत्र नाराज हो जाते हैं। उन्हें यूँ पिताजी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस घर को उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर बनवाया, उसी घर में गजाधर बाबू के रहने के लिए जगह नहीं है। भंडार घर में बने पत्नी के कमरे में उनकी चारपाई डाल दी गई है। पत्नी शिकायत करती है पर आत्मीयता से सुझाव नहीं मांगती। बच्चे पिता की हुड्डी समझते हैं। बड़ा बेटा अलग होने की मांग करने लगा है। इन सब घटनाओं से गजाधर बाबू यह अनुभव करते हैं कि वह मात्र धनोपार्जन का साधन है। कौन? गजाधर बाबू को यह एहसास होता है, उन्हें ये अनुभव होता है कि इस घर में वह धनोपार्जन यानी कि पैसा कमाने का एक साधन मात्र है। उस परिवार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है तथा उस परिवार का अंग वह नहीं बन सकते हैं। ये उन्हें अनुभव हुआ है। मुख्य रूप से पत्नी की उपेक्षा ने उन्हें चीनी मिल की नौकरी पर जाने पर बाध्य कर दिया। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है और जो इस पाठ में जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी पूरे प्रश्न हम देख लेते हैं जितने भी हमारे पाठ में हैं। तो अगला प्रश्न है, वापसी कहानी का उद्देश्य लिखिए। मतलब लेखिका का कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है, ये हमें लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर आधारित कहानी है। इसका उद्देश्य पारिवारिक विसंगतियों तथा बिखराव को अंकित करना है।
रेलवे में नौकरी करने वाले गजाधर बाबू घर से दूर अकेले सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। पत्नी, एक बेटी, 2 पुत्र तथा पुत्र वधू यानी कि उनकी बेटी की पत्नी घर के प्राणी हैं जो शहर के एक मकान में रहते हैं। नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो पारिवारिक आत्मीयता की बड़ी उम्मीदें उनके मन में है, परंतु घर आने पर वे सब भ्रम सिद्ध होते हैं। वे सब को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, किंतु उन्हें हर स्तर पर उपेक्षा ही मिलती है। बेटे बेटी पुत्र वधू के साथ पत्नी भी उनके प्रति उदासीन है। वे जो सोचकर आए थे उसके विपरीत भाव परिवार में उन्हें मिलता है। यानी कि वो यह सोचकर के आए थे कि वह अपने परिवार में जाएंगे, घर परिवार में आनंदमय जीवन बिताएंगे और सबके साथ स्नेहपूर्ण उनका और सबका व्यवहार होगा, लेकिन उन्हें उसके उलट ही व्यवहार मिला। उन्हें अपनी उपस्थिति परिवार में विक्षोभ पैदा करने वाली लगने लगी। फलस्वरूप वे सेठ रामजीमल की मिल में पुनः नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, जहां वे सेवानिवृत्त हुए थे। कहानी आज की संवेदनहीनता की गिरावट को प्रस्तुत करने में सफल रही। निरंतर असहिष्णु बनती जा रही युवा पीढ़ी के स्वच्छंद व्यवहार का दुष्परिणाम पुरानी पीढ़ी झेलती है। व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के बढ़ते क्रम में यह कहानी पारिवारिक संवेदना की वापसी का प्रयास है। तो ये कहानी का जो है लेखिका का उद्देश्य था कि किस प्रकार से परिवारों में संवेदनहीनता लोगों के मन में विक्षोभ पैदा करती है। तो ये मुख्य उनका उद्देश्य था। अब हम देख लेते हैं भाषा अध्ययन के अंतर्गत और कौन कौन से हमारे पाठ में प्रश्न दिए हुए हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश के उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखो अब इसमें विराम चिन्ह आ जाते हैं कि हमें कहाँ कौन से चिन्हों का प्रयोग करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। नारद ने पूछा, उस पर आय कर तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, आय होती तो कर होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम बता दो, बताओ मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो यहाँ पर जो इतना गद्यांश लिखा है, जो पद है, उसमें हमें क्या करना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है और कहाँ कैसा हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। नारद ने पूछा, जहाँ पर जैसे किसी के जो वाक्य है उसको हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ आ जाता है